बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, आज की इस वीडियो में थोड़ी ख़बरें चूँकि ज़्यादा हैं और छोटी छोटी ख़बरें हैं, कोशिश करूँगा कि आपके सामने जो हाइलाइट्स हैं वो रखता जाऊँ। और दूसरे हिस्से में फिर हम एज़ यूजुअल बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से कि वहाँ पे क्या चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे मुलाज़ा करें तो पेज को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जनाब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ है, इलेक्शन की डेट फिक्स हुई है, उसके बाद सियासी गहमा गहमी थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मसला ये है कि जो सियासी गहमा गहमी जिस जमात की वजह से बढ़नी है, वो जमात पर्दा स्क्रीन से गायब है, उसको गायब कर दिया गया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उस जमात के ऊपर दरवाजे सियासत के बंद किए जा रहे हैं। जनाब इमरान खान साहब को पाबंद सलासिल कर दिया गया है और उस जमात का नाम लेने पे, उस जमात की जो सरगर्मियाँ दिखाने पे और इमरान खान साहब की वन तस्वीर दिखाने पे भी मुकम्मल पाबंदी है। सो गहमा गहमी तो सियासत में शुरू हो चुकी है। मियाँ साहब भी एक्टिव हैं। आज उन्होंने अपने सियासी दफ्तर का भी दौरा किया है। उसके अंदर जो है कुछ नए उन्होंने रूम शूम बनाए, उसका भी उन्होंने विज़िट किया है 4 साल के बाद, चूँकि वो हज पे गए हुए थे। 4 साल उन्होंने यूके में हज किया है लगातार और वहाँ से वापस आए, उनको बल्कि लाया गया है, तो वो भी मुतारक हुए हैं। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब भी मुतारक हैं। शहबाज शरीफ साहब ने MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी रब्ता किया है। तो मतलब कि सियासी जोड़ तोड़ जो है अब शुरू हो चुका है। सो इस हवाले से सियासी गहमा गहमी पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुकी है। इलेक्शन का दौरा है। लेकिन जहाँ पे पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो पीपल्स पार्टी अब थोड़ी सी बारीक गेम करने की कोशिश कर रही है, गेम डालने की कोशिश कर रही है। पीपल पार्टी वाले जो है उनकी कोशिश ये है कि हम पीटीआई के, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कि पीटीआई के साथ उनका रब्ता हो जाएगा और पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना पीटीआई ने उनके साथ कोई ऐसा इत्तेहाद करने का सोचा है, ना होगा, क्योंकि कोई बनता ही नहीं है, कोई फितरी इत्तेहाद ये हो नहीं सकता। तो पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि चूंकि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चूँकि ये इट हैज़ बीन डिसाइडेड समवेयर, किसी जगह भी डिसाइड हो चुका है कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उनके बड़े बड़े सारे लीडरान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या उनको पाबंद सलासिल कर दिया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी को ये जो है वो उनको पता चल गया है कि अगर हम अभी से पीटीआई के करीब जाने जाते हैं, एक तासर दिया जाता है कि हम पीटीआई के साथ हम जो है वो इत्तेहाद कर लेंगे, तो पीटीआई का जो वोटर है वो शायद हमें कुछ ना कुछ वोट डाल दे, ये कोशिश की जा रही है। और इसी सेंस में ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो रहा है। जनाब, ये तो हो गया इंटरनल पॉलिटिक्स। दूसरी तरफ जो पीएमएलएन है, पीएमएलएन के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं है जैसा नज़र आ रहा है बाज़ार। मियाँ साहब को वापस जो है ले आए हैं। मियाँ साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड भी देने की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक मियाँ साहब के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। 10 दिसंबर से पहले पहले मियाँ साहब को पहले तो अपने केसेस में से बाइज़्ज़त बरी होना है, उसके बाद उनकी उनकी जो तायात नैली है उससे उन्हें बाहर आना है, उसके बाद जाके कहीं अगला प्रोसेस शुरू हुआ कि क्या वो एमएनए बन सकते हैं या नहीं बन सकते, वो बनेंगे कहाँ से, ये भी बड़ी टेक्निकल एक बात होगी। क्योंकि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि मियाँ साहब को वोट मिलना खासा मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है, बड़े लीडर हैं, सारा कुछ है बकौल कुछ लोगों के, लेकिन उनको इतनी आसानी से वो नहीं जीत सकेंगे। जनाब, सबसे पहले तो उनकी नैली ख़त्म होना ज़रूरी है, चूँकि 62(1)(f जिसके तहत उनको तायात नैल किया गया, उस हवाले से अभी तक किसी किस्म की कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं हुई आइन के अंदर कि उसको ख़त्म कर दिया गया। ऐसा आसानी से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इलेक्शन तारीख के ऊपर जो रिमार्क्स थे जजेस के, जिसमें उन्होंने सदर साहब को दोबारा वो इख्तियार दिया कि आपने ही इलेक्शन की तारीख देनी है। 57 जो आर्टिकल है 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसकी 57 जो उसका जो आर्टिकल 57 है उसके अंदर जो अमेंडमेंट की बात हो रही थी कि उसमें अमेंड करके जो नवाज शरीफ साहब उनकी नैली को 5 साल तक फिक्स कर दिया गया। तो उन रिमार्क्स के बाद आई डोंट थिंक कि इतना वो आसानी से ये हो सकेगा कि अगर तो मतलब एक तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट को माना ही नहीं है, उनके रिमार्क्स से तो यही लगा कि उस अमेंडमेंट को नहीं माना गया। अगर उस अमेंडमेंट को नहीं माना गया तो फिर नवाज शरीफ साहब की जो उन्होंने 5 साल नैली करने की कोशिश की थी इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके, वो भी नहीं मानी जाएगी और उसको भी कलअदम करार दे दिया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये कलअदम करार दे दी जाती है इलेक्शन तरमीम, तो फिर जो नवाज शरीफ साहब की नैली है वो तो तायात है, फिर तो चेंज हो नहीं सकती। और फिर अगर उनके मुकदमे भी जो है उनमें से उनको बाइज्जत बरी नहीं किया जाता तो उनका रास्ता रुक जाएगा। और इतना इजी नहीं है
कि मियाँ नवाज शरीफ साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे। जनाब दूसरी तरफ सच कभी छुपता नहीं है। जो महमूद खान अरचकज़ई हैं, उन्होंने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि मैंने इन्हें कहा था पीडीएम वालों को आप इमरान खान की दुश्मनी में इस हद तक ना जाएंगे, अब गड़े में गिर जाएं। मतलब और फिर आपको याद होगा कि अख्तर मैंगल साहब ने 2-4 दिन पहले इसी तरह की बातें की हैं। तो ये चीज़ें इनके दरमियान जो गठजोड़ होता रहा है वो चीज़ें अब खुल के सामने आ रही हैं और ये इंशाल्लाह रज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गेम की और किस तरह पाकिस्तान को जो है अच्छा खासा तरक्की करता हुआ मुल्क उन्होंने खड्डे में फेंका। ये चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाएंगी। जनाब इसके अलावा एक और अपडेट है आज के, जो चाइनीज़ सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर, चूँकि चाइना के हवाले से अमूमन तासर ये रहता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता रहे वो इस पर बात नहीं करते और नहीं वाकई नहीं करते। चाइना पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ठीक है, हमारा एक दरीना दोस्त है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी सी पैक के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में कभी भी नहीं बोलते। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ चाइना के तल्लुकात सब अच्छा नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले अनवरुल्लाह काकर साहब जो कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, उनका भी दौरा हुआ चाइना का। वो भी किसी इसी तरह की सूरत हाल को डैमेज को कंट्रोल करने के लिए दौरा था। फिर कुछ और लोग भी गए हुए हैं जिनका नाम लेना शायद मुनासिब नहीं है, वो भी गए हुए हैं दौरे के ऊपर और सीक्रेट एक किस्म का एक दौरा आप उसको कह सकते हैं। तो चीज़ें जो हैं उनको मामलात को कूल डाउन करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। उसकी बड़ी वजह आपको याद होगा कि जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया था तो उसके बाद अमरीकी सफ़ीर को सरसेबाज, ये पिछली हुकूमत की बात है, अमरीकी सफ़ीर ग्वादर गया था, वहाँ से उसने जाके एक वीडियो बनाकर भेजी थी और बेसिकली वो पैगाम को पाकिस्तानियों के लिए नहीं था, वो पैगाम था चाइना के लिए कि आप देखें आप जो मर्जी कर लें, ये प्रेडिक्टेबल कौम नहीं है, आप जितना मर्जी पैसा इनके ऊपर लगा लें, इनके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता और जब हम इनको प्रेशराइज करेंगे तो आपकी ऐसी की तैसी है, आपको ये मुंह भी नहीं लगाएंगे। और ये प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने पिछले 1.5-2 साल के अंदर ये करके इनको दिखाया है। तो ये जो कह रहे हैं कि चाइना के साथ ये हो जाएगा, चाइना नवाज शरीफ के साथ खड़ा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होने वाला। आपको नाज़रीन का मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि आने वाले तकरीबन 1.5 से 2 साल 3 साल के अंदर आपको 25 अरब डॉलर आपको वापस करना है। वो कहाँ से आएगा पैसा? कहीं से किसी किस्म की कोई फिलहाल यकीन दहानी नहीं है। IMF का वक्त यहाँ पे आया हुआ है, दिसंबर तक हुकूमत ने उनसे मोहलत मांगी है, दिसंबर तक हमें मोहलत दें कि हमने किया क्या है, क्या जो है हमने सरकारी इदारों की जो लॉसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया है, ये सारी चीज़ें जो वो करने जा रहे हैं। तो इतनी चीज़ें आसान नहीं हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को बस ले आए हैं और नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे चौथी दफ़ा। इतना आसान नहीं है, ये सब कहने की हद तक ठीक है लेकिन इतना ईजी नहीं है। इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है लोगों की नज़रें हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है बाहर से प्रेशर भी आ रहा है। और चाइना के सफ़ीर की मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि चाइना के सफ़ीर ने आज जो बात की है, उन्होंने कहा है और प्रैक्टिकली उन्होंने ये आज साबित भी किया, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि चाइना पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दाखिलत नहीं करता, उन्होंने आज अपनी गुफ्तगू में ये बात कही है कि हमें कुछ लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान में सियासी जमात कौन सी बरसर इक़्तिदार है, पाकिस्तान में किसको आना है, इलेक्शन कैसे होना है। लेकिन एक बात जिसके ऊपर जोर देकर कहा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी आए लेकिन जो इलेक्शन है साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तमाम सियासी जमातों को इसमें मौक़े मिलने चाहिए और ये जो है आगे तयन करेगा पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का भी और नए रास्तों का भी, और इसमें मज़ीद बेहतरी भी आएगी। अगर तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो फिर पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। यानी कि दबे अल्फाज में उन्होंने कह दिया है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, हम आपके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट हमारी चूँकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, गवादर में हमने पैसे लगाए हुए हैं, सी पैक में हमने ठीक ठाक पैसे लगाए हुए हैं, तो एटलीस्ट इतना हमारा हक बनता है, उनके अल्फाज से ये लग रहा है, इतना हमारा हक बनता है कि आप कम अज़ कम किसी ऐसे बंदे को जो है वो बाहर ना करें जिसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम का एतमाद है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना या ना होना, इसके ऊपर पाकिस्तान की चाइना के साथ जो दोस्ती है, ये जो मुस्तकबिल का रिलेशनशिप है हमारा, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। ये उन्होंने दबे अल्फाज में आज कहा है। फिर उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे लोगों को इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, पता नहीं सी पैक से क्या मसला है, क्या तकलीफ होती है उनको, ये भी चाइनीज़ सफ़ीर ने आज कहा है कि सी पैक का जो मनसूबा है पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ है, इसमें कुछ एक्सटर्नल लोगों को भी तकलीफ होती है और कुछ इंटरनल भी हैं।
तो वो कहाँ भी उनका इशारा है, किधर मैसेज गया है, ये सारी चीज़ें समझने वाले समझ सकते हैं। तो बात वही है कि इतना इजी नहीं है कि इतनी आसानी से मियाँ साहब जो बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे। जनाब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितना जितना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और उनको कॉर्नर किया जा रहा है, उनकी मीटिंग्स के ऊपर जो है फाशिज्म दिखाई जाती है, उनको कॉर्नर मीटिंग्स करने दी जाती हैं, हालांकि क्लेम किया जा रहा है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे हैं। आज फरदुल्ला बाबर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, उनका भी कुछ खबरें चल रही हैं कि शायद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा था और लतीफ़ खोसा साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने वाले थे, उन्हें ज्वाइन करना था ऑफिशियली, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अभी फ़िलहाल जो है मुलतवी हुई है 2-4 दिन के लिए, लेकिन वो भी आ रहे हैं। और भी बड़े नाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग आना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एकमत अमली बना ली है कि हमने इलेक्शन कैसे लड़ना है। बड़ी तादाद में टिकट्स जो है वो वकला को देने का फैसला कर लिया गया। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि एक एक हलके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 5 से 10 कैंडिडेट मौजूद हैं और वहाँ पे फैसला ये किया जाएगा कि उन लोगों को पार्टी पे रखना है जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया है। तो पार्टी को मेरे ख्याल में किसी किस्म की कैंडिडेट्स की कमी का सामना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम हलकों में, पूरे पाकिस्तान के तमाम हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट्स खड़े करने हैं। बड़ी तादाद वकला की होगी और जो हल्के खाली हो गए, मतलब जहाँ पे इलेक्टेबल्स थे वहाँ से चले गए, तो वहाँ पे पाकिस्तान के वकीलों को, वकला बरादरी को जो है टिकट दिए जाने का इम्कान है। और बड़ी तादाद जो ख़वातीन की है वो भी जो है इस इलेक्शन में हिस्सा लेगी। जनाब ये कुछ और PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो आपको इस वक्त एक खलफशार नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये कोई इनके दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN एक ही पेज पर है, लेकिन चूंकि इन्होंने मिलकर हुकूमत बनानी है, पीपल्स पार्टी थोड़ा सा गहम करेगी और थोड़ा सा एक इंटरेस्ट लोगों का हासिल करने की कोशिश करेगी कि यार मैं तो PTI के करीब हो रही हूँ, और पीपल पार्टी वाले शो करेंगे हम PTI के करीब है, PTI के साथ हमारा इत्तेहाद हो सकता है, ताकि PTI का भी वोट बैंक जो है हमारी तरफ थोड़ा सा जो है वो सिरके और हमें कुछ थोड़े बहुत वोट मिले। और जब ये सारी ज़ाहिर है ये बड़े, तो पीपल्स पार्टी को लगता है कि अगर हम PTI के करीब जाने का ड्रामा करेंगे तो फिर PTI का भी कुछ ना कुछ वोट हमें मिल जाएगा, और जब ज़ाहिर है जब सीट्स मिल जाएंगी तो उसके बाद इत्तेहाद कर लेंगे ये PMLN के साथ, और फिर वही हुकूमत जो मिक्स चार इन्होंने पिछली दफ़ा बनाया, जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, इन्होंने वही करना है। तो किसी भी तरह कहीं भी लोग जो हैं वो इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये रिटन ऑन दी वॉल ये बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, वो अच्छी तरह इनको जानता है कौन कितना पानी में है, किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, कौन कितना पाकिस्तान से मुखलिस है। ये वो चीज़ें हैं, ये जो इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारे दरमियान तो बड़ा इख्तलाफ हो गया जी, PMLN वाले ये हैं वो हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, सियासी बयानिया है और लोग इस बात को समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। और इनकी शायद ये जो नूरा कुश्ती है जो माजी में खेलते आए हैं, या ये जो चिकनी चिपटी बातें करके तो लोगों को जो है उनकी तवज्जो डाइवर्ट करते थे, ये चीज़ें अब नहीं होने वाली। दूसरी तरफ जनाब जो ये फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है, फ़लस्तीन के मामलात में इसराइल की जो बर्बरियत है, जो शफाकियत है, वो उसी तरह जारी सारी है। मुसलमान ममालिक की जो खामोशी है वो भी इसी तरह जारी सारी है। फ़लस्तीन में जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का थोड़ी देर पहले मैं एक बयान, एक जगह पे एक वीडियो वायरल है, सुन रहा था, तो उसमें वो कहता है कि हमारे जो लोग जो इनके पास मगवी हैं, जिनको जो है वो ज़ेर हिरासत रखा हुआ है, अगवा किया हुआ है हमास ने, जब तक उनकी वापसी नहीं होती तो हम किसी किस्म की कोई भी जंग बंदी नहीं करेंगे। ये कैटेगोरिकली नेतन्याहू ने कहा है, और हम जो है बमबारी जारी रखेंगे। जनाब शफाकियत इस हद तक है, और दहशत गर्दी और जो इस वक्त सूरत हाल है वहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर, कि पानी भरने के जो कुएँ थे, कल इसराइली फ़ज़ाइये ने उनको अटैक करके उनको तबाह बर्बाद कर दिया, और एक बड़ा हिस्सा जो है गज़ा का वो पानी से महरूम हो गया, पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। हॉस्पिटल्स के ऊपर कल फिर बमबारी हुई है, 2 अस्पतालों को उन्होंने निशाना बनाया, और उसमें एक ही ख़ानदान की 21 अफराद भी शहीद हुए। एक ख़ानदान के 21 अफराद को शहीद कर दिया गया हॉस्पिटल्स के ऊपर निशाना बना के। जिन लोगों को रफ़ा बॉर्डर से क्रॉस करने की इजाज़त दी गई थी, दोबारा उसको बंद कर दिया गया मिस्र की जानिब से। तो इस वक्त बड़ी अजीब व गरीब, एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है। उर्दन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक हॉस्पिटल्स को वहाँ पे उसकी तरफ से इमदाद आती थी, हॉस्पिटल दवाइयाँ और इस तरह की चीज़ें, उन्होंने भी वो रोक दिया है, सारा ऑपरेशन उन्होंने मुअत्तल कर दिया है, रोक दिया है।
कम्युनिकेशन का सारा सिस्टम जो है फ़लस्तीन का या गज़ा का बाहर की दुनिया से वो टोटली कट डाउन हो चुका है। किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं है, अंदर से खबरें बाहर आने की कोई बिल्कुल किसी किस्म का कोई ज़राए नहीं है। दूसरी तरफ आज ईरान और इराक़ के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी मुलाकात हुई है, यानी कि इराक़ का वज़ीर-ए-आज़म और ईरान के सदर की मुलाकात हुई है, और उसमें ईरान ने कुछ चीज़ें जो है बड़ा ज़ोर दे के कही हैं कि ये जो सारा मामला है इसको हम आंखें बंद करके नहीं देख सकते, और एक ना एक टाइम आएगा कि हमें फिर इसके ऊपर जो रिएक्शन देना पड़ेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस वक्त हमास की अगर कोई खुलकर हमायत कर रहा है तो वो ईरान है। ईरान उनको सप्लाई कर रहा है कुछ ना कुछ हथियार भी अपनी इस्तात के मुताबिक दे रहे हैं उनको, उनकी मॉरल सपोर्ट भी उनके साथ है, लेकिन बाकी इस्लामी ममालिक की ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमारे दफ्तर खारजा ने एक बयान जारी किया है जो कि मतलब एक मामूल की कार्रवाई होती है कि जो कल एक गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान दिया था इसराइल का एक वजीर था, उसने कि एटम बम गिरा देंगे, तो उसके ऊपर दफ्तर खारजा की एक प्रेस रिलीज आई है। दफ्तर खारजा ने ये कहा है कि इस तरह की फजूल किस्म की बॉडी किस्म की जो एक प्रेस रिलीज, एक बिल्कुल अजीब किस्म की प्रेस रिलीज जारी की है, जो उस वजीर ने जो बयान दिया है, सॉरी, उस प्रेस रिलीज के अंदर हमारे दफ्तर खारजा ने कहा है कि वजीर ने जो बयान दिया ये बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान है कि हम एटम बम गिरा देंगे। और अगर कोई मुसलमान मुल्क इवन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पुरअमन मकासद के लिए भी कोशिश करे उसको हासिल करने के लिए, तो ये सारे के सारे जो यूरोपीय मुल्क हैं, खासकर अमेरिकन के पेट में रोड उठना शुरू हो जाते हैं कि ये मुसलमानों के लिए तो ये है ही नहीं, मुसलमान दहशतगर्द हैं, मुसलमान हमें मार देंगे। लेकिन ये उनका जो ले पाले और आराम का जो बचा है, ये जो मतलब आप ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में ये मशहूर है कि अमेरिका का एक जो ले पाले बचा है इसराइल, इसने ये बयान दे दिया, इसने कहा कि हम गजा के ऊपर जो गिरा देंगे एटम बम, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की कोई आपको मजम्मत भी इवन होती हुई नज़र नहीं आएगी। ये सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पे मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। देखें, मुसलमान जैसे ईरान और इराक़ ने के वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की है, आपस में उन्होंने इसके ऊपर जो तफ़ाज़ात का इज़हार किया है, उन्होंने कहा जी कि हम इनको मज़ीद सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर सारे मुसलमान ये जितने इस खत्ते के अंदर हैं सारे के सारे अगर एक कैटेगोरिकली एक बयान ही जारी कर दें और कहें कि यार इसराइल की ऐसी की तैसी, हम इसराइल के साथ जो हैं वो जंग करने के लिए तैयार हैं, या कुछ तरह की कोई एक थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करें, तो शायद ये मामला दुरुस्त हो सकें। लेकिन नज़र बज़ाहिर ये आ रहा है कि इसराइल ने ये फैसला कर लिया है कि गज़ा को हमने सफ़ा हस्ती से मटाना है और वहाँ से मुसलमानों की नस्ल कुशी करके मुसलमानों को मुकम्मल वहाँ से खात्मा करना है, ये डिसाइड हो चुका है। दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह है और जो लेबनान वाली साइड से इसराइल पे भरपूर किस्म का उनकी तरफ से अटैक जारी है और इसराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। शुमाली इलाकों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं और वो इलाके हैं जहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं इसराइल की। जनाब, इसके अलावा एक जो अल्लाह की मदद कहें या इसको हम कुछ भी कहें, एक बड़ी जो अनहोनी हुई है, जो आयरन डोम सिस्टम है इसराइल के अंदर, जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है, जो मिज़ाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए कि बाहर से अगर हमास है या कोई भी अगर कोई मिज़ाइल फायर करता है इसराइल की जानिब, तो जो सिस्टम उसको रोकता है वो आयरन डोम नामी एक एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल्ड है इसराइल के अंदर, और बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। उस सिस्टम को हैक कर लिया हमास ने, और वो सिस्टम बजाय इसके कि जो मिज़ाइल्स उसके अंदर भी मिज़ाइल्स लगे होते हैं कि एक मिज़ाइल अगर उसकी तरफ आ रहा है तो आयरन डोम सिस्टम एक मिज़ाइल फायर करता है अपनी तरफ से, वो जाके फ़ज़ा में उसको इंटरसेप्ट करता है, उसको तबाह कर देता है फ़ज़ा में आने वाले मिज़ाइल को। तो वो जो मिज़ाइल उसके अंदर लगे हुए हैं, उस सिस्टम हैक करने की वजह से वो मिज़ाइल उल्टा अपने इसराइली घरों के ऊपर गिरना शुरू हो गए, इसराइल के शहरों के ऊपर गिरना शुरू हो गए। तो वो एक बड़ी मदद है अल्लाह ताला की तरफ से। अब मैं तो उसको यही कहूँगा कि उनका अपना जो आयरन डोम सिस्टम जो पूरी दुनिया में उसका एक वो क्रेडिट लेते हैं कि बहुत मशहूर किस्म का हमारा सिस्टम है, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम मिज़ाइलों को ध्यान देते। तो पहले एक तो उसको जो है वो हमास ने काफ़ी ज़्यादा तबाह किया, उसके होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा बमबारी वहाँ पे होती रही, वहाँ पे रॉकेट से फायर किए जाते रहे, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट से मुराद के अगर आयरन डोम सिस्टम एक वक्त में 30 मिज़ाइल फायर करता है और दूसरी तरफ से 60 मिज़ाइल आ रहे हैं, तो वो 30 को इंटरसेप्ट करेगा, 60 को नहीं कर सकता। तो वो बड़ी तरीके से और बड़ा उन्होंने मैनेजमेंट के साथ हमास उनके ऊपर अटैक किया था। लेकिन वो आयरन डोम सिस्टम इस वक्त मुकम्मल फेल हो चुका है और आयरन डोम सिस्टम जो है अपने ही लोगों के ऊपर अपने मिज़ाइल जो है वो फायर करना शुरू हो गया। ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी मदद है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ आज जो जमात इस्लामी के अमीर हैं सिराजुल हक साहब, वो भी कतर में हैं, उन्होंने मुलाकात की है इस्माइल हानिया साहब से जो कि हमास के लीडर हैं।
उनसे मुलाकात हुई है, फजल रहमान साहब भी गए हुए हैं। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा इससे इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि ये लोग अगर मिले भी, इनसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इस वक्त अगर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है तो वो है हमास को असला दिया जाए, हमास की मॉरल सपोर्ट की जाए, उनको जो कुछ हमारे से हो सकता है वो किया जाए, ताकि हमारे फ़लस्तीन भाई जल्द अज मुसीबत से बाहर रह सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।